हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स के प्री बोर्ड एग्जाम का जो टर्म फर्स्ट का है। और ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल द्वारा लिया गया एग्जाम है जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको सेक्शन ए सोल्व करवा रहा हूं पूरा का पूरा, और अगली वीडियो में मैं सेक्शन बी आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो सेक्शन ए में अपने 20 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने ले रखा है, आपके सामने है, और इसको हम करते हैं। बोलता है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज। आपको इस फंक्शन की डोमेन बतानी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, देखो बीच में प्लस का साइन है, ये भी एक फंक्शन और ये भी एक फंक्शन, आप अच्छे से जानते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बीच में प्लस का साइन है। तो आपको इसकी डोमेन निकाल लेनी है, इसकी डोमेन निकाल लेनी है, और दोनों की कॉमन डोमेन इस फंक्शन की डोमेन होगी। सीधी सी बात है, इसकी डोमेन निकाल लो, इसकी डोमेन निकालो, और दोनों की कॉमन डोमेन इस फंक्शन की डोमेन होगी। तो आप सब जानते हो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1 क्लोज होती है, और ऐसे ही कोस इनवर्स की डोमेन भी -1 से 1 क्लोज इंटरवल होती है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी तो -1 से 1 क्लोज ही आएगा। कहने का मतलब ये इसकी इस फंक्शन की डोमेन एफ ऑफ एक्स की ये डोमेन। तो ये देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहां पे आपका बिल्कुल सही है। अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट ऑफ -π/4 इज। आपको ये बताना है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम इसको अंदर से थोड़ा सा सोल्व करेंगे। हम सीकेंट -π/4 को सीकेंट π/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीकेंट एक इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन में ये माइनस बाहर नहीं आता। सीकेंट -π/4 को हम लिख सकते हैं सीकेंट π/4। इवन फंक्शन में माइनस बाहर नहीं आता, अगर और फंक्शन होता तो ये माइनस जरूर बाहर आ जाता। क्लियर? हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बस सिंपल आप इसको क्या लिख सकते हो, सीकेंट π/4, और इसको आप सोल्व करते हो तो सीकेंट इनवर्स से सीकेंट हो गया खत्म। यहां पे आ गया आपका π/4। अब ये जो है ये सीकेंट इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। ये जो सॉल्यूशन आया ये सीकेंट इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, ये आपको चेक करना है बस। तो सीकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से π। प्रिंसिपल रेंज यही तो होती है, क्लोज इंटरवल 0 से π, और इसमें से घटाते हैं इनका बीच का वैल्यू, इनके बीच का जो वैल्यू है वो है π/2। तो क्या π/4 इसमें बिलोंग करता है? बिल्कुल π/4 इसके अंदर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। तो π/4 देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बेटा यहां पे बिल्कुल सही होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोल रहा है कि इफ ये डिटरमिनेंट आपका -3 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये एक 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है जो -3 के बराबर दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछ रहे क्या होगी। तो मैं आपको देखो ये राय दूंगा यहाँ पे कि आप इसको एक्सपेंड मत करो। अगर आप इसको एक्सपेंड करने लग गए तो यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आपको करना क्या चाहिए, सिंपल आपको सेकंड रो में से x बाहर उठा के लेके आना चाहिए। तो सेकंड रो में से बाहर x आ जाएगा, यस। तो अंदर क्या क्या रहेगा, 2 3 2 1 1 1 4 9 1, और इज इक्वल टू आपका -3 है। क्योंकि हम डिटरमिनेंट में से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई एक चीज कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को सेकंड रो में x कॉमन आता दिख रहा था, तो मैंने कॉमन यहाँ पे उठा लिया है और अच्छे से इसको लिख लिया। अब क्या करना है, अब भी एक्सपेंड मत करो, आप सिंपल यहाँ पे ऑपरेशन लगा लो C1 पे, C1 - C2। क्यों? क्योंकि मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। ऑपरेशन लगा लो C2 पे, C2 माइनस में C3, जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, और आसान हो जाएगा बिल्कुल ये डिटरमिनेंट अपने लिए। ठीक है, तो बस अब ये खत्म हो जाएगा, जल्दी देखना x। अब आपको ये ऑपरेशन लिखनी नहीं है भाई, है ना। MCQ क्वेश्चंस के लिए ये ऑपरेशन लिखनी नहीं होती है, आप सीधा सोच सकते हो इसमें से ये घटा लो, इसमें से ये घटा लो बस। तो
फर्स्ट कॉलम में से हम सेकंड कॉलम घटाएंगे तो 2 में से 3 गया तो -1, 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 9 गया तो -5। यस, ऐसे ही हम सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 और 9 में से 1 गया तो 8। आपका 2 1 1 ये बच गया इज इक्वल टू -3। अब बस कुछ भी नहीं, आपको कर देना एक्सपेंड सेकंड रो के अलोंग, आपको सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर देना है। तो जब एक्सपेंड करोगे तो x तो ये बाहर रहेगा ही रहेगा, 0 इंटू समथिंग 0 और ये 0 इंटू समथिंग 0, तो ये बचेगा और इसका जो साइन होगा ये a23 है बेटा, ये a23 इसका साइन क्या आएगा? माइनस का। इसका साइन किसका आएगा? माइनस का। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसका साइन माइनस का आएगा, मैंने माइनस ले दिया है। अब ये खत्म है ना, ये खत्म, आमने सामने वाले खत्म करके ये 4 लिख दो, -1 1 -5 8, ये आप लिख सकते हो इज इक्वल टू -3। अब देखो ये मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे सीधा लिख सकते थे भाई 8 की मल्टीप्लाई -1 से और माइनस बीच में -5 की 1 से, माइनस बीच में एक और आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखो ये माइनस और ये माइनस हट जाएंगे। अब बस सोल्व कर लो, x इंटू 1 x ही होगा, x इंटू 1 x ही होगा और ये माइनस का 8 और प्लस का 5, मैं ये कह रहा था ये प्लस का 5 हो जाएगा ना, एक माइनस ये और एक रूल का प्लस का 5 इज इक्वल टू 3। अब भाई -8 + 5 -3 और -3 उसके अपॉन में जाएगा तो -1 बना देगा, तो x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -1 और -1 चेक करो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 10 इंटू I, देन एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट आपको बताना है। तो आपको एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटरमिनेंट होता है वो A डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो अपने जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है? 3। तो अपना जो एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटरमिनेंट है उसको हम क्या लिख पाएंगे? A डिटरमिनेंट की पावर 3-1 मतलब 2। सीधा सीधा मतलब यहां पे क्या है कि अपने को A डिटरमिनेंट की पावर 2 बताना, अपने को क्या बताना है? A डिटरमिनेंट की पावर 2 यहां पे सोल्व करके बताना है क्या आएगा, ठीक है। कुछ चीजें गिवन है उनके थ्रू, तो अपने पास ये कंडीशन है, ये दे रखी है, इसको हम लेके चलेंगे और फाइंड कर देंगे अच्छे से। तो मैं इसको लेके चलूंगा और इस पे मैं क्या करूं ताकि भाई डिटरमिनेंट वगैरह कुछ आए, तो बहुत सारे डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा, तो बहुत सारे डिटरमिनेंट लगाते हैं। चलो, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट और उधर 10 इंटू I का डिटरमिनेंट। तो यहां पे आप क्या करोगे? प्रॉपर्टी लगा दोगे, क्या? ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स, A भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ A भी एक मैट्रिक्स है, दोनों 3x3 के हैं और उनका डिटरमिनेंट मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? A इंटू B का डिटरमिनेंट। अगर A और B दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है स्क्वायर तो उनका डिटरमिनेंट क्या होगा? A डिटरमिनेंट इंटू B डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे ये भी दोनों 3x3 के हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं A का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट। और इधर ध्यान से देखिए, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और ये 3x3 का लेना पड़ेगा क्योंकि अपने पास A मैट्रिक्स है 3x3 का, उसके अकॉर्डिंग हम I मानते हैं। और I की मल्टीप्लाई 10 से हो रखी है, मतलब I के हर एलिमेंट के साथ 10 है। फर्स्ट रो में भी 10 है, सेकंड रो में भी 10 है और थर्ड रो में भी 10 है और उसका करना है डिटरमिनेंट। जब हम डिटरमिनेंट करेंगे तो पहली रो में भी 10 बैठा है, दूसरी रो में भी 10 बैठा है और तीसरी रो में भी 10 बैठा है। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है? हम पहली रो से 10 कॉमन ले सकते हैं, दूसरी रो से भी 10 कॉमन ले सकते हैं और तीसरी रो से भी 10 कॉमन ले सकते हैं और बच गया खाली क्या? I का डिटरमिनेंट। ऐसा हम लिख सकते हैं, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में बेटा हम क्या करते हैं? खाली 10 ही कॉमन लेते हैं। अब ये डिटरमिनेंट है तो पहली रो से 10, दूसरी रो से 10, तीसरी रो से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें सब एलिमेंट से एक साथ ही 10 कॉमन आ जाता है। ये आप अच्छे से जानते हो सारी चीजें। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो A का डिटरमिनेंट, तो A का डिटरमिनेंट ही रहेगा। एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट अपने पास A डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, मैं यूज कर सकता हूं यहां भी। फाइंड तो हालांकि यही करना है,
और मैं यहां यूज तो कर सकता हूं इस चीज को, बिल्कुल, इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लिख सकता हूं इसको, 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10। और आई का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है, तो 1 यहां लिखो चाहे मत लिखो। तो अपने पास ये ए डिटरमिनेंट की पावर 3, इधर तो बेस सेम पावर ऐड, और उधर 10 की पावर 3। तो अगर कंपेयर करते हैं तो ए का डिटरमिनेंट 10 आ जाता है भाई, ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाता है 10। तो ये नहीं कि आप ए का डिटरमिनेंट आ गया सीधे ऑप्शन पे पहुंच गए, नहीं, अपने को समझदारी से काम लेना है। 10 भी तैयार बैठा है, देख लो, गलत हो जाएगा आंसर। कई बार क्या करते हैं हम, सोल्व करते करते इतने थक जाते हैं, लास्ट में ये सोचते हैं कि भाई यही आंसर है, और देख लेते हैं ऑप्शन में मैच भी हो जाता है ना, ध्यान ही नहीं रहता फाइंड क्या करना था। तो यहाँ पे अपने को एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताना है, ना कि ए का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट मैंने फाइंड कर रखा है, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर बताना है। और ए डिटरमिनेंट अगर आपके पास है तो ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर आप बहुत अच्छे से बता सकते हो भाई, 10 का स्क्वायर ही तो करना है 100। ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर कितना आएगा 100, जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर कहलाएगा, तो अपने पास 100 आ गया। ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर बोलो फिलहाल, से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बोलो, बात एक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 100 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें बोल रहा है कि रिलेशन R1 इन R द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड एज R1 कुछ इस तरह से है, विल बी, यहां पे ऑप्शन दे रखे 4 और आपको जवाब देना है कौन सा सही होगा। तो बेटा यहां पे मैं बता दूं, ऑप्शंस में सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नाम की चीजें दिख रही है। तो अपने को सीधा सीधा यहां पे क्या काम कर लेना चाहिए, एक बार तो इसको देख लेना चाहिए R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यस। तो यहां पे सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं। तो R1 अपने पास ये रिलेशन है, और किस सेट के ऊपर है, रियल नंबर के सेट पे, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो हम देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है कि हम यहां पे हम कोई भी रियल नंबर में से कोई एलिमेंट उठाए और वो खुद से खुद तक R1 में बिलोंग करे। जैसे कि मैं अगर यहां पे सपोज करो 1/2 उठाता हूं, ये रियल नंबर है बिल्कुल, और क्या आप देख पा रहे हो 1/2 R1 में होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 कभी भी लेस और इक्वल नहीं होता 1/2 के स्क्वायर के, ना तो ये 1/2 इससे छोटा है और ना ही इक्वल है। तो मतलब 1/2 तो बिलोंग नहीं किया R1 के अंदर। तो आप क्या कहोगे कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। पहला काम हमने कर लिया। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए ए से बी अगर R में है तो बी से ए R में होना चाहिए। तो यहां पे भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि 1 2 बिलोंग्स टू R1 की बात हो रही है ना फिलहाल, R1 में ए से बी अगर R1 में है तो बी से ए R1 में होना चाहिए। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 बिलोंग्स टू R1, और 1 और 2 दोनों रियल नंबर है, 1 और 2 दोनों रियल नंबर है। तो 1 2 बिलोंग्स टू R1, क्यों भाई? क्यों? कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। जो कंडीशन दे रखी है 1 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर होगा बिल्कुल। बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, डज नॉट बिलोंग्स टू R1, ये R1 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 कभी भी लेस और इक्वल नहीं होगा 1 के स्क्वायर से। तो हम 1 2 तो R1 में देख पा रहे थे, पर 2 1 को R1 में नहीं देख पा रहे, तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी आपका नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में भी मैं 3 नंबर ले लेता हूं, ट्रांजिटिव में भी मैं 3 नंबर ले लेता हूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, जगह की कमी है। ठीक है, ट्रांजिटिव में भी मैं यहां पे 3 नंबर ले लेता हूं, क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में क्या होता है, ए बी अगर R1 में है एंड बी सी R1 में है तो ए सी R1 में जरूर होना चाहिए। तो मैं यहां पे 3 नंबर सेट कर रहा हूं। मैं नंबर ले रहा हूं 5 3 और 2, ये तीनों रियल नंबर है। और आप देख पा रहे होंगे कि 5 3 बिलोंग्स टू R1 होगा एंड 3 2 बिलोंग्स टू भी R1 होगा। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करें। 5 लेस देन इक्वल 3 स्क्वायर हो सकता है बिल्कुल, और 3 लेस देन इक्वल 2 स्क्वायर हो सकता है बिल्कुल,
बट यहां पे हम क्या कहेंगे कि भाई 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, डज नॉट बिलोंग्स टू R1। क्यों? क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर नहीं होगा, 5 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर नहीं होगा। ये 4 है और ये 5 है, 5 कभी भी 4 से छोटा नहीं होता है, ना ही इक्वल। तो यहां पे क्या कहोगे कि ये तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऑप्शन देखिए यहां पे, ये ऑप्शन तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें तो सिमेट्रिक कह रहा है और अपना तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये ऑप्शन भी कट। ये फिर कह रहा है कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो नहीं है, तो डी ऑप्शन आएगा, नाइदर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ना ही तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ऑप्शन डी बेटा यहां पे बिल्कुल सही है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बोल रहा है कि इफ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो यहां से हम x, y, z और w निकालेंगे और वो यहां पे लाके पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहां पे क्या करेंगे, सिंपल देखिए, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ये आप अच्छे से जानते होंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। ठीक है, x माइनस वाई किसके बराबर होगा, x माइनस वाई किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। w माइनस जेड किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। और लास्ट आपका 2z प्लस में 2w किसके बराबर होगा, 18 के बराबर। तो सिंपल देखो भाई क्या करेंगे, यहां पे हम x, y, z की वैल्यू निकालने की बजाय इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, अलग अलग आप सोल्व करो, उससे बढ़िया इसको डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, x प्लस वाई तो 3 दे ही रखा है, मैं डायरेक्ट 3 लिख सकता हूं इन दोनों की जगह 3 लिख सकता हूं, x प्लस वाई की जगह 3, बिल्कुल। बीच में प्लस साइन है, प्लस लिख लिया। अब z प्लस w की वैल्यू और मिल जाए डायरेक्ट तो बात बनी जाएगी। तो z प्लस w यहां से मिल सकता है, अगर मैं 2 कॉमन लेके 18 के अपॉन में भेजूंगा तो यहां से z प्लस w 9 आ जाएगा, ये बता दो बस, 9 आ जाएगा नहीं। और z प्लस w भी आप यहां पे डायरेक्ट रख सकते हो 9। तो देखो यहां पे आप टाइम बचा सकते हो ऐसे। अदरवाइज आप इनको सोल्व करो दोनों को, भाई पहले इनको जोड़ो, y से y कैंसिल, 2x आएगा, 2x इधर आपका इनको जोड़ोगे तो 2 आएगा, तो x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी x की वैल्यू। इस टाइप से टाइम भी खराब हो रहा है आपको बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, 2 कॉमन लेके 18 के अपॉन में जाएगा तो 9 बचेगा, z प्लस w की वैल्यू 9, तो 3 प्लस 9 आ जाएगा। ये तो भाई इसकी जगह 9 लिख दिया, इसकी जगह 3 लिख दिया, तो आंसर 9 और 3 आपका हो जाएगा 12। डायरेक्ट आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और आपको ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए भाई, सोच समझ के, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ इज। तो मैं एज पर मैपिंग आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन बता देता हूं। ए आपका सेट ये है, ए आपका सेट ये है, दोनों में DOE लिख लो, DOE। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वन फंक्शन बताना है ए टू इटसेल्फ। तो देखो भाई ध्यान से समझना है इस चीज को, ध्यान से समझना। यहां पे ये जो है ये कितने के साथ इमेज बना सकता है, फिलहाल ये इसके साथ भी बना सकता है, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी इमेज बना सकता है ना। इन तीनों में से ये किसी एक के साथ इमेज बना सकता है, तो आप 3 लिख लो। अब जो इसकी इमेज बन चुकी किसी एक के साथ, उसकी इमेज इसके साथ नहीं बननी चाहिए, समझ गए नहीं। इसने जिसके साथ इमेज बना ली उसके साथ ये इमेज नहीं बना सकता। तो इसके लिए कितने ऑप्शन बच गए, इसके लिए 2 ऑप्शन बच गए। इसने इन तीनों में से किसी एक के साथ इमेज बना लिया, मैं 3 के 3 लिखूंगा। अब ये जो है इसके लिए कितने ऑप्शन बच गए इमेज बनाने के, 2, क्योंकि ये एक के साथ इमेज बना चुका, तो आप 2 लिख लो इन 2 में, ठीक है। अब इसके पास कितने ऑप्शन बच गए, इसके पास तो एक ही बचा, तो इनटू 1 लिख लो। 1 में सीधा सा रूल है, अगर ए टू इटसेल्फ का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये तीनों में से किसी के साथ भी इमेज बना सकता है, तो 3 लिख लो। अब ये किसी एक के साथ तो इमेज बना चुका,
ये उसके साथ इमेज बना नहीं सकता, तो बचे कितने वहां पे 2, ये 2 के साथ इमेज बना सकता है तो 2 लिख लो। अब ये सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ इमेज बना सकता है, क्योंकि इसके लिए ऑप्शन ये कि बच गया, तो 1 लिख लो। तो 3 2 1 मतलब 6, 1 1 फंक्शन कितने होंगे 6। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान सा, बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही होगा। यस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। के की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इनवर्स नहीं रख पाएगा। कहने का मतलब ये है, आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि मैट्रिक्स जो है आपका 2x2 ऑर्डर का है, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो इसका इनवर्स नहीं निकल सकता। आपने ये चीज अच्छे से पढ़ी होगी। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन से सोल्व नहीं करना चाहते तो आप इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 लेके चल दो, के की वैल्यू आ जाएगी। मैं दोनों से आपको सोल्व करके दिखाता हूं। देखो पहले तो मैं इसको लेट कर लेता हूं ए मैट्रिक्स, और इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 लेके चल देता हूं, के की वैल्यू आ जाएगी। इसके उस के लिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात। तो देखो, तो भाई डिटरमिनेंट निकाल लो, इसको ए मान रखा है तो आपने 20 माइनस में 5k इज इक्वल टू 0, तो भाई ये आपका 5k इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 4, k की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन सही होगा। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। कैसे देखो, अगर आप k की जगह 2 लगाते तो इसका डिटरमिनेंट क्या 0 हो पाता? नहीं, क्योंकि ये आपका 20 होता और ये आपका 10 होता, तो 20 में से आप 10 घटाते तो 10 आता, वो 0 नहीं आता। तो ये तो आना नहीं था। आप 3 लगाते के की जगह, तो ये 20 और ये 15, 20 में से 15 घटाते तो 5 बचता, तो वो भी 0 नहीं होता। अगर आप 4 लगा के देखो तो ये 20 और ये भी 20, 20 माइनस 20 0, तो इसके लिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मैट्रिक्स का। और ये लगाते तो यहाँ पे 0 लगाते तो 20 माइनस 0 तो 20 ही आता, तो कहने का मतलब वो 0 नहीं बनता। तो ऑप्शन से भी आप यहाँ पे जा सकते थे, और ऑप्शन से नहीं जाते हो तो कॉन्सेप्ट आपका तैयार है। किस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता? जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है, वहां पे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो वहां पे ए का डिटरमिनेंट आपको 0 लेके चलना है, और भाई सीधा सा आपको के की वैल्यू निकाल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर सी ऑप्शन है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में भी था, अच्छा क्वेश्चन है ये, एलपीपी के ऊपर बोलता है कि इफ द कॉर्नर पॉइंट्स दिस एंड दिस ऑफ द फिजिबल रीजन इन एन एलपीपी, ये कहता है कि ये 2 कॉर्नर पॉइंट दे रखे फिजिबल रीजन के, जिनको बाउंड्री पॉइंट भी आप कह सकते हो। गिव द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए सेम मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, सेम वैल्यू देते हैं और मैक्सिमम देते हैं। वेयर ए बी ग्रेटर देन 0 देन वी हैव। आपको बताना है कि भाई यहां पे कौन सी कंडीशन बनेगी। बस अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी टाइप है, बता देता हूं। तो एक तो आपको क्या करना है, आपको 3 4 पे z की वैल्यू निकाल लेनी है। तो z की वैल्यू 3 4 पे कितनी आएगी? 3a, x की जगह 3, y की जगह 4, 4b। एक आपको 5 0 पे z की वैल्यू निकाल लेनी है। जब यहां पे 5 लगाओगे तो 5a प्लस 0 तो 5 है। अब इन पे ये कहता है कि दोनों पे सेम वैल्यू देता है और मैक्सिमम देता है, तो ये सेम वैल्यू देगा तो हम इन दोनों z को बराबर रख सकते हैं फिलहाल। यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इन दोनों को बराबर रखेंगे। 3a, यहाँ पे प्लस लगाना था ना बीच में, प्लस 4b इज इक्वल टू 5a, दोनों को बराबर हम रख सकते हैं। अब 5a उधर है, 3a उधर जाएगा तो उधर 2a बचेगा, तो इधर तो 4b बच गया, उधर 2a बच गया, और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू a कंडीशन बनेगी। 2b इज इक्वल टू a, देखो कौन से ऑप्शन में 2b इज इक्वल टू a, ऑप्शन a में है। ऑप्शन a यहां पे बिल्कुल सही है अपना, ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। यहां पे कहता है कि द इंटरवल इन विच f ऑफ x इज इक्वल टू sin 3x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 इज इंक्रीजिंग इज। तो आपको ये बताना है किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो भाई, तो ये यहां पे 3 cos 3x आ जाएगा। और जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव हम ग्रेटर देन 0 लेके तो चलते ही, आपको पता होगा।
और 3 cos 3x को मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कह सकता हूँ, मतलब cos 3x ग्रेटर देन 0, क्योंकि 3 तो ग्रेटर देन 0 है, cos 3x को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तब ये जाके दोनों की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 आएगी, तो cos 3x ग्रेटर देन 0। और ये कब होगा? जब 3x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, वैसे x बता भी रहे 0 से π/2, तो 3x आपका कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, यस। तो भाई आ जाते हैं, अब इसको सोल्व कर देते अच्छे से। अपने को यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है बस, तो 3 से अगर मैं यहाँ और यहाँ डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे x और यहाँ पे π/6, तो इसको बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 से π/6 ओपन इंटरवल। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्लोज इंटरवल 0 से π/6 ओपन इंटरवल ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी बेटा यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही सोल्व हो जाएगा। बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन dy बाई dx इज इक्वल टू। तो यार ये एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, आपको पता हो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। अगर x यहाँ पे रियल है तो डायरेक्ट आप इसको क्या कह सकते हो? π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमेशा π/2 होता है अगर x बिलोंग्स टू रियल होगा तो। अब बस अपने को dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है इसका, तो यहाँ पे तो कोई x है ही नहीं, तो π/2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी? 0, जो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही है अपना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें बोल रहा है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2xk प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0 इज। तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और -1 के अकोण में टेंजेंट का स्लोप रख देंगे, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो भाई टेंजेंट का स्लोप निकालो पहले। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना चाहिए, dy बाई dx मतलब यहाँ पे निकालना चाहिए, जो आएगा 4x और 3 cos x का 3 sin x आएगा 3 cos x, dy बाई dx आ गया। अब dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, तो भाई ये 0 और ये आपका cos 0 1, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 आपका आ जाएगा 3, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया 3 और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3 स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें बोल रहा है कि सीकेंट इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू a, देन dy बाई dx इज इक्वल टू। तो देखो इसको कैसे करना है, ध्यान से समझेंगे। ये सीकेंट इनवर्स समथिंग है इज इक्वल टू a के बराबर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू सीकेंट a, बिल्कुल लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं। और भाई अब मैं क्या करूंगा, इस सीकेंट ए को मैं थोड़ी देर के लिए m मान लेता हूं, है ना, लेट कर लेता हूं। यहां पे सीकेंट ए जो है वो m है, क्योंकि बार बार सीकेंट ए लिखेंगे तो आपको पता है टाइम खराब होने वाली बात है। इतना करने के बाद हमें dy बाई dx निकालना है, तो हमें y को एक तरफ निकाल लेना है, सोल्व कर करके इधर से y को एक तरफ निकाल लेना है ना, y को एक तरफ निकाल लेना है सोल्व कर करके। तो भाई ये क्या, हम इसको देखो, इसको हम क्या कहेंगे, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे इधर तो m माइनस एम वाई कह दोगे, ठीक है। और ये माइनस एम वाई इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का एम वाई। m आपका इधर ही रहेगा और 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, और x उधर जाएगा तो माइनस का x, और y की जो वैल्यू आएगी वो m माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में m। अब ये आसान काम हो गया आपके लिए। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हो, m माइनस 1 अपॉन में m और माइनस x अपॉन में m, ऐसे लिख सकते हो। अब डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाई dx, और इधर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये तो आपको पता है इसमें कोई x नहीं है, तो इसका सेकेंड a होता तो भी 0 होना था, और m है तो भी इसका तो 0, तो ये तो 0 माइनस x बाई m का 1 बाई m, x का 1 तो 1 बाई m,
तो -1/m इसका डेरिवेटिव आ गया y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब बस कुछ नहीं भाई, m की वैल्यू वापस से यहां रख लो, जो m था अपना, m ये था, इसकी वैल्यू यहां रख लेंगे। तो -1/1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस y। अब ये 1 माइनस y ऊपर जाएगा तो माइनस इसके साथ एडजस्ट होगा, तो प्लस का y -1 हो जाएगा। ये ऊपर जाने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का y माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस x। ये आपका dy बाई dx है। बेटा ये dy बाई dx है, देखो y -1 अपॉन 1 प्लस x कौन से ऑप्शन में, y -1 अपॉन में x प्लस 1 या 1 प्लस x, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 14 देखिए, इसमें बोल रहा है कि y इज इक्वल टू ln x की पावर x देन d2y बाई dx इज इक्वल टू ln x की पावर x देन d2y बाई dx। 2 आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है एक, तो मैं y इज इक्वल टू ln x की पावर x, तो x आगे उतर के आ जाता है नहीं, x ln x आ जाएगा, x ln x। ठीक है, ln m की पावर n ln m। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लो बस पहले, तो फिर दोबारा डेरिवेटिव कर देना, d2y बाई dx तो आ जाएगा, dy बाई dx कितना आएगा, तो x सेम ln x का होगा 1 बाई x, ln x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस ln x सेम, तो मैं l को फिर से ऐसे लिख देता हूँ, सेम ln x सेम x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे आपका 1 x से x कैंसिल होके 1 बच गया, और उधर से आपका खाली ln x बच गया, खाली क्या बच गया, ln x। तो ये dy बाई dx आपको चाहिए क्या, d2y बाई dx2, आपको d2y बाई dx2 चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x फिर से, तो 1 का डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू x और ln x का 1 बाई x। तो अपना जो d2y बाई dx2 आया वो 1 बाई x आया, d2y बाई dx2 कितना आया अपना 1 बाई x। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए कोई मैट्रिक्स आपका 2 बाई 2 ऑर्डर का ये, देन ए स्क्वायर बताना है। तो भाई ए स्क्वायर सबको आता होगा, ए स्क्वायर बताना है, जिसको मैं a इंटू ए लिख सकता हूं, a इंटू ए लिख सकता हूं। तो पहले a लिख लो 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और फिर से a लिख लो 1 माइनस 1 माइनस 1 1, बस मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई सबको आती है। यहाँ पे एरो लगा लो ऐसे, पहली रो की पहले कॉलम के साथ करनी है, तो 1 की 1 से 1, माइनस 1 की माइनस 1 से प्लस 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 प्लस 1 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 होगा माइनस का 2, और भाई इसकी इससे करेंगे तो माइनस 1 माइनस का 2, और इसकी इससे करेंगे तो प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 माइनस 2 2, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे अपना बिल्कुल ठीक होगा। बेटा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नंबर 16 देखते हैं, इसमें कह रहा है इफ ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, देन ए बी का डिटरमिनेंट बताना है। यार इसमें ऐसा मत करने लग जाना कभी ए और बी की मल्टीप्लाई करो पहले फिर डिटरमिनेंट निकालो, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है, आप देखो कैसे कर सकते हो। ए बी का डिटरमिनेंट मतलब अगर मैं ए बी का डिटरमिनेंट बोलूं तो आप क्या कहोगे, सर ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, ऐसे करना है क्वेश्चन, ना कि पहले ए की बी की मल्टीप्लाई करो और फिर डिटरमिनेंट निकालो, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो ए का डिटरमिनेंट तो आप यहीं से बता सकते हो, ये तो 0 प्लस 2 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। इसका भी सीधा बता सकते हो 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5, तो सीधा आंसर 10। ए बी का डिटरमिनेंट 10 आएगा ऑप्शन डी में। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ना कि ए बी की मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ना, 10 आएगा आंसर, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें बोल रहा है कि द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट। ये कह रहा है ये जो लाइन है ना, लाइन की इक्वेशन है आपके पास, तो ये कह रहा है कि लाइन जो है वो इस कर्व पे किस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे dy बाई dx निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, और उसको किसके बराबर लेके चल देंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट।
के बराबर लेके चल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इससे dy बाई डी एक्स निकालो भाई, तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर 4x का 4, तो 2 2 जा 4, तो dy बाई डी एक्स तो निकाल लिया आपने, जो आया 2 बाई वाई, तो रख दो यहाँ पे 2 बाई वाई। इसकी जगह क्या लिखे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो ये आपका टेंजेंट का काम करेगा, तो इसका स्लोप क्या है 1। अगर मैं इसको देखूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो m की वैल्यू 1 ही तो है, और m यहाँ पे स्लोप ही तो होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ से 1 लिया। तो y की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि 2 आ गई, y उधर जाएगा तो y की वैल्यू 2, और y की वैल्यू 2 यहां रख दो भैया, तो 4 इज इक्वल टू 4x, मतलब x की वैल्यू 1, बन गया पॉइंट, बन गया नहीं पॉइंट, x की जगह 1, y की जगह 2, जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोल रहे हैं कि इफ ए आपके पास इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, तो इधर तो ए का ट्रांसपोज कर लो, उधर ए लिख लो, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यहां से ए का ट्रांसपोज यही तो होगा 7, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और इधर आप ए लिख लो अपना यू की यू, 7x प्लस 3, 2x माइनस 3x प्लस 2, और बस अब ये दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो गए। आपको x की वैल्यू चाहिए तो 7 इज इक्वल टू 7 लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ पे मैं 2x माइनस 3 को x प्लस 3 के बराबर लिख लेता हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखने का भी फायदा नहीं, 2x माइनस 3 x प्लस 3 बराबर 2x माइनस 3 x प्लस 3 को आप बराबर ले सकते हो। अब भाई देखिए यहाँ पे x इधर आएगा, तो इधर 2x बैठा है, x इधर आएगा तो x बचेगा, 2x माइनस x, और ये माइनस 3 उधर जाके आपका प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6, ऑप्शन डी में है 6, तो भाई ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू कोस स्क्वायर x इज, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको तो y मान लो, इसको तो y मान लो, इसको z मान लो। अगर इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में है तो मतलब y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में dy बाई dz, जिसको मैं इधर से dy बाई dx लिख पाऊंगा और इधर से dz बाई dx लिख पाऊंगा। बस कुछ नहीं करना, dy बाई dx क्या होगा, पावर आगे पावर में से एक कम 2 sin x और अंदर का cos x, इधर भी पावर आगे पावर में से dz बाई dx निकाले, पावर आगे पावर में से एक कम और cos x का माइनस का sin x, तो आपका 2 से 2 खत्म हो गया, sin से sin खत्म हो गया, cos से cos खत्म हो गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे -1 बच गया, तो 1 अपॉन -1 होता है -1, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस कोसिकेंट x इन ओपन इंटरवल 0 से π/2 इज। तो देखो मैं f ऑफ x को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस में 1/sin x, कोसिकेंट को मैंने 1/sin x लिख दिया। अब मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा am और gm का, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और वो कैसे लगाएंगे कॉन्सेप्ट, वो ध्यान से सुनिए। तो यहां पे मैं 2 नंबर बना लेता हूं, एक तो sin x एक नंबर मान लेता हूं, और एक 1/sin x एक नंबर मान लेता हूं, ये 2 नंबर मैंने मान लिए। तो अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, 2 नंबर का जोड़ बटे 2, ये होता है। और ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई की पावर 1/2, या आप रूट भी कह सकते हो फिलहाल, ठीक है। तो यहां पे sin x से sin x कैंसिल, तो 1 का रूट 1 आना है। और यहां पे आप खुद देखो, इसको यूं कह सकता हूं ना, sin x प्लस में 1/sin x, और जो 2 है वो उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ग्रेटर देन इक्वल, वहां 1 बैठा है, 1 का रूट 1 ही तो होता है,
तो 1 उसके साथ 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 हो जाएगा। और भाई ये क्या है आपका, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स ही तो है। तो यहां पे आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो जो ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा दिया, मतलब एफ ऑफ एक्स कम से कम तो 2 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। कम से कम तो ये 2 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा ये कितना भी यहां पे हो सकता है। तो यहां पे अपने को तो मिनिमम बताना था, है ना, कम से कम बताना, तो कम से कम 2 हो सकता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। तो बेटा ये पूरा सेक्शन सोल्व करवा दिया है मैंने, ए सेक्शन, और सेक्शन बी की वीडियो जल्दी आ जाएगी, मैं जल्दी अपलोड करने की सोचूंगा। ये सेक्शन ए था कंप्लीट, मैंने सोल्व करवा दिया। सेक्शन बी की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं सेक्शन बी में, और आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।